Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today I am taking a new topic which is what? एंटीबॉडीज़. ओके, इसके बारे में हमने बहुत सुना है. चलिए मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ. जब भी कोई एंटीजन या कोई जर्म या कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो उस बाहर वाले आने वाले एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट करता है. और उस फाइटिंग ड्यूरिंग दैट फाइटिंग क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है जो उस एंटीजन के साथ बाइंड होती है और उसको फाइट करके मार देती है. ठीक है, अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकलता है. बेसिकली हमारी बॉडी में दो मेन टाइप की सेल्स होती हैं जो पूरे इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करती है मेन. ओके, इसके अलावा बहुत छोटे सिस्टम अलग होते हैं, बट मेन जो सिस्टम वर्क करता है दैट इज़ वन बी सेल, इसको हम बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं. ओके, एंड अनदर वन इज टी लिम्फोसाइट. ये दोनों लिम्फोसाइट्स ही वर्क करती है हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के इम्यून सिस्टम इम्यून रिएक्शन जनरेट करने में. बेसिकली बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एक्चुअली एंटीबॉडीज़ बनाती है. ठीक है, एंड टी लिम्फोसाइट का क्या रोल है, टी लिम्फोसाइट की कुछ लिम्फोसाइट का रोल क्या है, ओवरऑल बी सेल को एक्टिवेट करना. मतलब कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करता है तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को मतलब एक तरह से उठाती है, जगाती है, एक्टिवेट करती है कि चलो देयर समथिंग, हमारी बॉडी में कुछ तो पैथोजन आया, हमें उसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो जस्ट गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट वर्किंग. तो उसमें वो क्या करता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है. तो ओवरऑल टी लिम्फोसाइट पूरे सेल को एक्टिवेट करता है. ठीक है, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हम एक्चुअली एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो ये कैसा है, वाई शेप स्ट्रक्चर आपको दिखता है. ठीक है, इस वाई शेप स्ट्रक्चर में दो तरह की चेन प्रेजेंट होती है. वन इज व्हाट, लाइट चेन, एंड अनदर इज व्हाट, हेवी चेन. हैवी चेन. सी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. तो दो तरह की चेन होती है, लाइट चेन एंड हैवी चेन. दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, इसमें हैवी लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं हैवी चेन में. इस वजह से उसका चेन का क्या होता है, वेट बढ़ जाता है. ओके, इसलिए हम उसको लाइट और हैवी चेन बोलते हैं. अब इसमें अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर लाइट और कहाँ पर हैवी चेन है. सी, ये जो अंदर का पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आपको अगर मैं दिख रहा है, ये वाला पोर्शन मेड अप ऑफ हैवी चेन. ओके, इसको हम पूरे को हैवी चेन, तो यहाँ पे मैंने इसको बता रखा है डायग्राम में, इट इज होल हैवी चेन. और जो ये बाहर का स्मॉल पोर्शन है, ये दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन बोलते हैं. क्लियर. ठीक है, नाउ हर हैवी और लाइट चेन दोनों में ही दो तरह के पार्ट होते हैं. वन पार्ट इज कॉल्ड द वेरिएबल रीजन and the another one is called constant region. ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है. वेरिएबल नाम से पता चल रहा है कि ये वेरी करता है, मतलब इसका चेंजेस होता रहता है, चीज़ें इसके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहती है. तो ये जो अपर पार्ट है, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड दी वेरिएबल रीजन. ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज दी वेरिएबल रीजन. मतलब कि ये रीजन एक्चुअली, ये वाला रीजन ही क्या होता है, एंटीजन के साथ बाइंड करता है. और ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में एक ही तरह का एंटीजन, आपको अगर आइडिया है तो यहाँ पे बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं. तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग तरह की एंटीबॉडी जनरेट होती है. तो इसलिए ये रीजन भी वेरिएट करता है अकॉर्डिंग टू दैट एंटीजन की, उस एंटीजन का शेप, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये रीजन भी जनरेट होता है. इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल. और रेस्ट पोर्शन जो होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट रीजन. ठीक है, ये जो रेस्ट पोर्शन है ये वाला क्या है, कांस्टेंट रीजन. मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, कांस्टेंट रीजन. समझ में आया. ये क्या है, ये वाई जो शेप है उसकी आर्म्स है. ठीक है, अभी मैं सिर्फ आर्म्स की बात कर रही हूँ, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म. दोनों आर्म में दो तरह के रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन. ठीक है, वेरिएबल की बात हो गई. और ये वाला क्या है, कांस्टेंट. इसका स्ट्रक्चर, इसका अमीनो एसिड कुछ नहीं बदलता, ये हमेशा ही एक जैसा रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट रीजन. ठीक है, इसके अलावा ये तो आर्म हो गया ना. नीचे उसका वाई शेप है, उसमें स्टेम होता है. ये नीचे का पोर्शन क्या है, इट इज कॉल्ड स्टेम. ठीक है, ओके. तो एक और चीज़ रह गई है कि ऊपर का जो ये वेरिएबल पोर्शन है, ये क्योंकि एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट. एंटीजन
बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ठीक है, और ये वेरिएबल होता है तो इसको बोलते हैं FAB, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फैब। ओके, नीचे का पोर्शन है ये सब कांस्टेंट है, ये पूरा चेन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फ्रेगमेंट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FC। ये ध्यान रखना, एक पूरे वाई शेप में दो पार्ट होते हैं, FAB फैब एंड FC, ये दोनों ही पार्ट मेन होते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, अब इसके अलावा आप अगर इसमें देख पा रहे हैं तो ये ग्रीन 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 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, यानी कि SS। तो ये सारे जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ये सब क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ओके, ये तो सेल्फ में है और ये दो चेन को जोड़ कर रख रहे हैं, समझ में आ रहा है? नाउ अभी एक्चुअल में अगर एंटीजन आता है तो कैसे बाइंड होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में एंटीजन इज बाइंडिंग लाइक दिस। ये सपोज एक एंटीजन है और इसका भी शेप कुछ इस तरह का होगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन इस तरह से एंटीजन के साथ बाइंड करने में काम आता है, ये हमारा एंटीजन हो गया, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या काम आता है? सी, एंटीबॉडीज़ ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही ब्लड में घूमती रहेगी और उसके साथ बाइंड होगी। एंटीबॉडीज़ को भी नीचे एक सरफेस चाहिए बाइंड होने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में जो भी रिएक्शन से जो भी एंजाइम्स या कोई और मॉलिक्यूल सीक्रेट होना है तो उसको भी किसी एक सेल पे बाइंड होना था। जनरली वो मास्ट सेल या मैक्रोफाजेज या किसी और सेल पे बाइंड होती है, तो उसको नीचे बाइंड होने के लिए ये वाला पोर्शन यूज़ होता है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो अगर मैं ओवरऑल इसमें देखूँ तो इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इसमें मुझे दिख रहा है दो, तो इसमें हैवी चेन दिख रही है, ओके, 1 and 2 लाइट चेन, 1 लाइट चेन, सेकेंड लाइट चेन। तो यानी कि मुझे इसमें दो हैवी, दो लाइट चेन, तो मैं इसको डिनोट करती हूँ H2L2। तो एंटीबॉडीज़ के मॉडल को हम ये भी बोलते हैं H2L2। क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द H2L2 मॉडल ऑफ एंटीबॉडीज़, या व्हाट डू यू मीन बाय H2L2। तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि वो एंटीबॉडीज़ में दो हैवी चेन प्रेजेंट होती है और दो लाइट चेन प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये तो क्या है, एक जनरल व्यू है एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। नाउ अब एंटीबॉडीज़ भी डिपेंड कि किस तरह का पार्टिकल आ रहा है, किस तरह का पैथोजन आ रहा है, या कब कब एंटीबॉडीज़ जनरेट होनी है, उसके हिसाब से एंटीबॉडीज़ भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो चलो उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ कितने तरह की होती है। लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज द टेबल ऑफ 5 different type of antibodies. First of all, one more thing I need to tell you कि ये जो है ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है एंटीबॉडीज़। तो इनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करते हैं IG, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज द सिंबल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहाँ पे भी एंटीबॉडीज़ 5 टाइप की होती है, ADEGM, और वो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट्स वाई हम उसको IG के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, IgA एंटीबॉडीज। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, उसके बाद उसका क्या फंक्शन है वो देख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये जनरली सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़ है, मतलब जितने भी सिक्रेशंस होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या सिक्रेशन, जैसे कोलेस्ट्रम का सिक्रेशन, ओके, मिल्क, मदर मिल्क में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, मदर मिल्क का सिक्रेशन, टीयर्स, ठीक है, सलाइवा, म्यूकस सिक्रेशंस। तो ये सब सिक्रेशंस में ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। समझ में आ रहा है? अब आप सेकेंड चीज़ क्या है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? सी, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारी B सेल और T सेल ही उसके अगेंस्ट फाइट करने में पार्टिसिपेशन देती है, ओके। उससे पहले हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो फेल हो जाते हैं और स्टिल वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है, तब B और T सेल उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू करती है। तो सबसे पहले अगर
मान लो पैथोजन कैसे एंटर कर सकता है, या तो हमारे माउथ के थ्रू एंटर कर सकता है, स्किन के थ्रू एंटर कर सकता है, आइज़ के थ्रू एंटर कर सकता है। तो आइज़ के थ्रू, टीयर्स के थ्रू हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। माउथ में सलाइवा जो है वो उसको वहीं पे किल करने की कोशिश करता है। स्किन के थ्रू हम स्वेट जो सिक्रेशन होता है, इसमें स्वेटिंग भी हम बोल सकते हैं कि स्वेट, तो स्वेटिंग के थ्रू भी हम उसको किल कर सकते हैं, क्योंकि स्वेट के जो थ्रू जो पीएच होगा वो पीएच उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है कि सबसे पहले ये ही आगे खड़ी होती है। उसके बाद बी और टी सेल बाद में बैठे रहते हैं कि अच्छा ठीक है अब तुम लोगों से नहीं इनको हैंडल किया जाएगा, देन वी विल हैंडल दीज वन। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम वर्क करते हैं एक साथ कंबाइंडली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए या फिर उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो उसमें ही एक सिस्टम होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, बस ये समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मेन रोल क्या होता है, बॉडी जो भी मतलब पैथोजन है, जो भी पैथोजन है उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है। तो वो क्या होता है, अब अनस्टेबल हो जाता है और अल्टीमेटली डाई हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में दो पाथवे होते हैं, वन इज क्लासिकल पाथवे, अनदर इज ऑल्टरनेट पाथवे। तो ये वाला जो है ये ऑल्टरनेट पाथवे में इन्वॉल्व होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसके दो पाथवे होते हैं, क्लासिकल एंड ऑल्टरनेट पाथवे। ये क्या करता है, ऑल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट करता है। ऑल्टरनेट पाथवे की खासियत क्या है कि इसमें एंटीजन को एजी से डिनोट करते हैं, एंटीबॉडी को एबी से। तो इसकी खासियत क्या है, ये एंटीजन एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने का वेट नहीं करता, जैसे ही एंटीजन आता है वैसे ही इस पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। जबकि क्लासिकल पाथवे में ये कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है, उसके बाद ही वो पाथवे एक्टिवेट होगा। ओके, सेकेंड हम लेते हैं एंटीबॉडी डी, IgD। एंटीबॉडी डी क्या है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस अमाउंट में वो प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जनरली ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो बी और टी लिम्फोसाइट्स है उसके ऊपर जनरली ये वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ये एक्चुअल में क्या करता है, बी सेल को एक्टिवेट, क्योंकि बी सेल के ऊपर ये एंटीबॉडी ऐसे प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेगा, बी सेल को एक्टिवेट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज IgE। इसका आप ध्यान रखना, एलर्जिक, ठीक है, ई आ रहा है इसमें, इस ई से ये IgE बना है। इसमें क्या होता है, जनरली ये म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, लंग्स, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड चीज़ जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्या करता है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स, आपको पता है मास्ट सेल और बेसोफिल्स उस पे अटैच होता है और उनको एक्टिवेट करता है एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ठीक है, तो मास्ट सेल और बेसोफिल के थ्रू कौन सी रिएक्शन जनरेट होती है, दैट इज द एलर्जिक रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा है कि किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो मतलब डस्ट आते ही दे स्टार्टेड स्नीजिंग, कंटिन्यूस दे स्टार्टेड स्नीजिंग। तो स्नीजिंग के थ्रू वो कर क्या रहा है एक्चुअल में कि अगर वो एंटीजन हमारे इनहेलेशन, हमारे सांस के थ्रू अंदर आ भी गया तो स्नीजिंग के थ्रू हम उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस वक्त अगर एंटीजन आता है वो वाला एंटीजन, तो ये IgE है, वो उसके साथ बाइंड होकर इस मास्ट सेल पे आकर बाइंड हो जाती है। इस तरह से ये हमारा एंटीबॉडी है और यहाँ पे एंटीजन है। ठीक है, ऐसे बाइंड होती है और उसके बाद इसमें से क्या होता है, कुछ केमिकल सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। यहाँ से एक केमिकल सिक्रेट होता है मास्ट सेल में से जिसको बोलते हैं हिस्टामिन, जो इस एलर्जिक रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज IgG। जी जो एंटीबॉडी होती है मोस्टली हमारे जब हमारा जन्म नहीं होता, मतलब लाइक फीटस जब होता है मदर के अंदर, तब उसमें जब वो पैदा होता है, जैसे ही उसका पैदा होता है, पैदा होते ही क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे स्टार्ट अटैकिंग एंड दैट न्यूबॉर्न बेबी इज हैविंग वेरी लेस इम्यूनिटी। तो उस टाइम उसको फाइट करने के लिए ये सब तो चीज़ें क्या होती है, बाद में डेवलप होती है, हम गेन करते हैं इम्यूनिटी, बट इनिशियली उसको भी फाइट करना होता है। तो उस वक्त मदर से एक एंटीबॉडी फीटस में ट्रांसफ़र हो जाती है कि भाई अब बॉर्न होते ही उसको फाइट करने में हेल्प करेगी। वो वाली एंटीबॉडी होती है ये वाली, जो मदर के मिल्क में होती है। ठीक है, और उसके प्लेसेंटा को भी ये पास करने में, मतलब दिस हैज़ द कैपेसिटी टू पास थ्रू दी प्लेसेंटा। फीटस फीमेल के अंदर होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडी फीटस में चली जाती है, एंड जब उसका जन्म होता है, बॉर्न होता है वो, तो उस वक्त भी मदर मिल्क के थ्रू भी ये एंटीबॉडी उसको मिल जाती है, जो क्या करती है, उसको एंटीबॉडीज के एंटीजन के अगेंस्ट
फाइट करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड एंड लिम्फ, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या होता है? फैगोसिटिक एक्टिविटी जनरेट करने में। फैगोसिटिक एक्टिविटी क्या होती है? एक हमारे इम्यून सेल्स में एक सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफाजेस। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे उसको बनाती हूँ थोड़ा सा, देखो मैक्रोफाजेस। ये मैक्रोफाज का स्ट्रक्चर होता है, इट्स लाइक दिस, ताकि आप उसको समझो अच्छे से। ये हमारा मैक्रोफाजेस है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? जैसे ही कोई एंटीजन यहाँ पे आया, ये इसके पास चलकर आएगा और इसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से, और इसके अंदर वो उसको एनगल्फ कर लेगा एंटीजन को, और बाद में जब ये एंटीजन इसके अंदर चला जाएगा लाइक दिस, तो ये क्या करेगा? बहुत सारे केमिकल सीक्रेट करेगा और उस पर अटैक करना शुरू कर देगा और उसको किल कर देगा। मतलब कि उसको किल करना, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड द फैगोसिटिक एक्टिविटी, ठीक है, फैगोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ये जनरली फैगोसिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड, इट टेक्स पार्ट इन क्लासिकल पाथवे। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 2 पाथवे होते हैं, ऑल्टरनेट एंड क्लासिकल। ये क्लासिकल पाथवे में इन्वॉल्व होता है। लास्ट वन इज योर IgM। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो पहला जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर बाद में एक और रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स। दैट प्राइमरी रिस्पॉन्स इज डन बाय दिस एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। एंड सेकेंड जो मेन थिंग इसकी है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेंटामर। मतलब क्या होता है कि एक एंटीबॉडी है, इसमें कितनी आर्म्स है? 2 आर्म है, यानी कि एट ए टाइम ये कितने एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है? 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। पर ये पेंटामर की फॉर्म में होता है। मतलब ये एक एंटीजन हुआ, एंटीबॉडी हुआ, फिर ये वाला एंटीबॉडी, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पे, ऐसे। तो ये क्या होता है? एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। यहाँ पर आई विल शो यू लाइक दिस, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच रहते हैं FC रीजन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसमें 5 एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हुई, तो ये क्या बन गया? पेंटामर। अब पेंटामर बनेगा तो एक बार में कितने एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा? एक बार में ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार में ये 10 एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं 10 बाइंडिंग साइट। इसमें 10 बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। ये किसको एक्टिवेट करता है? ये जनरली B सेल को एक्टिवेट करता है। अगर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूँ तो IgA इट इज सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन और जनरली सिक्रेशंस में इन्वॉल्व होता है, इतना हमें पता होना चाहिए। एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। IgD ये लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होता है सरफेस पे। IgE ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जनरली मास्ट सेल और बेसोफिल्स पे प्रेजेंट होता है। IgG प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है, फैगोसिटिक एक्टिविटी जनरेट करता है। एंड IgM ये पेंटामर होता है और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये सब दिस इज ऑल अबाउट दी एंटीबॉडीज। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर क्वेरी। ओके, अगर आपको ये समझ में आया पूरा, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।